एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट्स, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट्स होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी होती है। प्राइमरी से भी पहले जो ट्रीटमेंट होती है उसको हम प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसमें आएगी सबसे पहले तो स्क्रीनिंग आएगी, फिर ग्रिड चैम्बर आएगा, फिर उसके बाद स्किमिंग टैंक्स आएंगे, ठीक है। ये जो तीन बेसिक हैं ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आते हैं। सबसे पहली चीज है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है इसमें रिमूव होती है डेड एनिमल्स, ट्री ब्रांचेस, लार्ज साइज का सॉलिड मैटर, मतलब बड़े बड़े जो चीजें होंगी, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे स्क्रीनिंग की हेल्प से। मतलब यहाँ पे मैशेस टाइप की होंगी, ठीक है, उसमें से ये चीजें पास नहीं कर पाएंगी, तो ये रिमूव हो जाएंगी, ये वहीं पे रुक जाएंगी और वाटर आगे फ्लो कर जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद आएगा ग्रिड चैम्बर्स या फिर डेट्रस टैंक्स, ठीक है। इसमें रिमूव होगा हैवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक मैटर। सेटलेबल इनऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो मैटर है, ये जो पार्टिकल्स जो इसमें रिमूव होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे और सेटलेबल होंगे, हैवी होंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स रिमूव होंगे ग्रिड चैम्बर में। आपको याद रखना है इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो हैवी, जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो ग्रिड चैम्बर की हेल्प से रिमूव करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक में रिमूव होती है ग्रीस और ऑयल मैटर्स, ठीक है, और स्मॉल फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं वो भी रिमूव हो सकते हैं। मेन जो है इसका काम ग्रीस और ऑयल मैटर्स को रिमूव करना है। सबसे पहली चीज जो स्क्रीनिंग है ये रिमूव करता है फ्लोटिंग मैटर, जैसे कि क्लॉथ के पीसेस, पेपर, वुड और चौक, हेयर, फाइबर, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सारी की सारी चीजें रिमूव कर दी जाएंगी स्क्रीनिंग की हेल्प से, ठीक है। और ये क्या है, ये क्यों रिमूव करती जाती हैं, ताकि ये आगे जाके पाइप में चोकिंग ना करे, ठीक है, और ये इफेक्ट ना करे सीवेज जो पंप्स होंगे उनकी वर्किंग को, ठीक है। अब स्क्रीनिंग में कोर्स स्क्रीन्स होती हैं जो कि जिनको हम रैक्स बोलते हैं, फिर उसके बाद मीडियम स्क्रीन्स होती हैं और फाइन स्क्रीन्स भी हो सकती हैं, ठीक। इसके बाद है कॉम्बिन्यूटर या फिर श्रेडर्स, ठीक है। ये जो डिवाइस होते हैं इनकी हेल्प से लार्ज सीवेज सॉलिड्स जो होते हैं उनको ब्रेक करा जाता है 6 mm तक के साइज तक, ठीक है। इतने छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक स्लॉटेड ड्रम होगा यहाँ पे, ठीक है। ये रोटेट करेगा, पूरा रोटेट करेगा, और इसमें यहाँ पे कटर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रोटेट करेगा और जो चीज इसमें से पास होती जाएंगी, जो जो पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती जाएंगी, ठीक है। अब ये डिवाइस जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, यूएस जैसी कंट्रीज में होता है, बाकी कंट्रीज में ये जनरली हमारी कंट्री में अडॉप्ट नहीं करा जाता है, ठीक है। अब जो ग्रिड रिमूवल बेसिन होते हैं ना, जिसमें ग्रिड चैम्बर्स आ सकते हैं, ग्रिड चैनल्स हो सकते हैं, डिट्रस टैंक्स हो सकते हैं, इसमें सेडिमेंटेशन बेसिन की तरह होते हैं ये। इसमें क्या करते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में रिमूव कर देनी होती है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को, जिसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 2.65 के आसपास होगी, जैसे कि सैंड, ग्रेवल, ग्रिट, एगशेल्स, बोन्स, और ये सारी चीजें जो होंगी ना ये रिमूव कर दी जाएंगी पहले ही, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्यों इसे रिमूव करते हैं, क्योंकि इसमें क्लॉगिंग हो सकती है चैनल्स की, और डैमेज कर सकता है पंप को, ये एब्रेशन कर सकता है, और इवन ये जो मैटर होगा ये एक्यूमुलेट कर सकता है, एक जगह इकट्ठा हो सकता है स्लज डाइजेस्टर्स में, ठीक है। इसीलिए इसको पहले रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या करा जाता है, अब जो ये ग्रिड चैनल्स होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप के हो सकते हैं या फिर एरिएटेड होंगे। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में चैनल को फ्लो कराया जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो हमारे पास वेलोसिटी होगी ना, इसमें वेलोसिटी जो होगी, फ्लो वेलोसिटी विच इज केप्ट कांस्टेंट, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना, और डिस्चार्ज वेरी करेगा, ठीक है, डिस्चार्ज को वेरी कराना है और वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। और कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करने के लिए वेलोसिटी कंट्रोल सेक्शंस होती हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल फ्लो वियर या फिर वी शेप चैनल्स वगैरह ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। और फिर उसकी सिवाय हो सकता है एरिएटेड टाइप ग्रिड चैनल्स, जिसमें स्पाइरल फ्लो एरिएशन टैंक होगा, मतलब स्पाइरल फ्लो होगा इसमें, ठीक है, इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। अब इन सब का यूज करके हमें करना क्या होता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करना होता है। सिंपली सेडिमेंटेशन वर्ड आप सुनते हो ना कि सेडिमेंटेशन बेसिन की तरह, मतलब इसको हम थोड़ा सा स्लो कराएंगे और इसको पास करवाएंगे, और
मतलब इसका हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर है, इसलिए ये पार्टिकल्स जो होंगे जब ये चल रहे होंगे चलते चलते ये सेटल कर जाएंगे और बाकी जो वाटर होगा वो मूव कर जाएगा। ठीक है, चैम्बर्स जो होते हैं ना, इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स रिमूव नहीं होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो कि नॉन प्यूट्रिसिबल ऑर्गेनिक मैटर होगा ना वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉफी ग्राउंड्स, एश क्लिंकर, वुडन पीसेस, ये सारे रिमूव हो जाएंगे। और कुछ नॉन ये जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि कॉफी ग्राउंड्स, ये सब भी रिमूव हो जाता है ग्रिड चैम्बर्स में। अब ग्रिड चैम्बर्स में डिटेंशन पीरियड जो होगा वो कितना होगा? डिटेंशन पीरियड होगा इसका 60 सेकेंड्स, 45 टू 90 सेकेंड के आसपास हो सकता है, इसको हम 60 सेकेंड तक ऑलमोस्ट रख सकते हैं। ठीक है, इसका ये डिटेंशन पीरियड होगा। और हॉरिजॉन्टल फ्लो जो होगा इसका 15 टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक पीक फ्लो के टाइम पे हो सकता है। अब डिटेंशन पीरियड क्या है? ग्रिड चैम्बर में ये जब आ रहे हैं, यहाँ से जब ये एंटर कर रहे हैं, जब एग्जिट करेगा पार्टिकल, ठीक है, उस टाइम तक के जो टाइम होगा जितना उसको लगेगा वाटर को इस पॉइंट से यहाँ तक आने में, ठीक है, उसे बोला जाएगा डिटेंशन पीरियड। अब जो हम वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस की बात कर रहे थे, इसमें आएगा प्रोपोर्शनल फ्लो वियर या फिर पार्शियल फ्लूम्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल फ्लो वियर्स को हम प्रोपोर्शनल फ्लो वियर्स भी यूज कर सकते हैं, सूत्रो वियर्स जो होते हैं इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हमें लोअर एंड में प्रोवाइड करनी होती है रेक्टेंगुलर ग्रिड चैनल में, मतलब जब वाटर उसमें से होके आ रहा होगा उसके एंडिंग में हमें ये प्रोवाइड कर देनी है, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? वेलोसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोपोर्शनल फ्लो वियर होगा और इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा सूत्रो वियर। ठीक है, ये दोनों का यूज कर सकते हैं वेलोसिटी कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद आएगा पार्शियल फ्लूम्स। पार्शियल फ्लूम्स जो होंगे वेंचुरी फ्लूम्स की तरह होंगे। ठीक है, इसको वेंचुरी फ्लूम भी बोल सकते हैं। जैसे आपने वेंचुरी मीटर देखा होगा, उसका हमने देखा है कि वो इस तरीके से कुछ दिखता है और उसमें यहाँ सेंटर में थ्रॉट होता है जो कि थोड़ा मतलब इसका डाया थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लो करेगा वाटर यहाँ से। अब वेंचुरी मीटर का आपको पता है कि जैसे यहाँ पे हम पार्शियल फ्लूम में भी जो इस तरीके से इसका डायग्राम होती है, इस तरीके से ही होता है, ये वेंचुरी फ्लूम होता है। तो इसमें हम डिस्चार्ज मेजर भी कर सकते हैं, वेलोसिटी कंट्रोल करने के साथ साथ हम डिस्चार्ज भी मेजर कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम पार्शियल फ्लूम की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद है एरिएटेड ग्रिड चैनल्स। इसमें क्या होगा? इसमें स्पाइरल फ्लो होगा जो कि हमने पहले डिस्कस करा है, और जो इसको डिजाइन करा जाता है, डिटेंशन पीरियड इसका 3 मिनट्स तक का हो सकता है। इसमें क्या होगा? इस तरीके से इन्फ्लुएंस जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनलेट है, इसमें से वाटर के साथ जो पार्टिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आएंगे और ये इस तरीके से पूरा घूम घूम के बाहर निकल रहा होगा वाटर। तो जिसमें क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल कर जाएंगे ये नीचे, और वाटर जो होगा वो आगे पास कर जाएगा। इसके सिवाय है डेट्रस टैंक्स, जो कि रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर्स जो होते हैं उसके जैसे ही होती हैं। इसमें स्मॉल फ्लो वेलोसिटी होगी, ठीक है, 0.09 मीटर पर सेकेंड तक की, और लॉन्गर डिटेंशन पीरियड होगा, 3 to 4 मिनट का इसका डिटेंशन पीरियड होगा। अब ये लार्जर ग्रिड के साथ साथ क्या रिमूव करती हैं? वेरी फाइन सैंड भी रिमूव कर सकते हैं डेट्रस टैंक्स। इसके बाद आता है स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक में रिमूव करा जाता है ऑयल्स और ग्रीस को रिमूव करा जाता है। ठीक है, सीवेज में से हमें ऑयल और ग्रीस रिमूव करनी होती है, जो कि ये जो है स्किमिंग टैंक की हेल्प से रिमूव करा जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ से आएगा? इस वाले ऑयल और ग्रीस वाली चीज में क्या क्या पहले तो इंक्लूडेड होगा? इसमें होगा फैट्स, वैक्सेस, सोप्स, फैटी एसिड्स, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, और ये आएगा किचन में से। ठीक है, रेस्टोरेंट्स या फिर हाउसेस में से किचन जो होंगे उसमें से आएगा, या फिर मोटर गैराजेस में से आ सकते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में से इस तरीके का वेस्ट आ सकता है, सोप या फिर कैंडल फैक्ट्रीज जो होंगी उनमें से भी ये इस तरीके का वेस्ट आएगा, ऑयल ग्रीस टाइप का, और वो इसमें स्किमिंग टैंक में रिमूव करा जाएगा। ठीक है, इसका डिटेंशन पीरियड 3 to 5 मिनट का होगा। अब इसमें रिमूव कैसे करा जाता है? कुछ इस तरीके से हमारे पास एक चैम्बर है। ठीक है, सपोज ये जो वाटर है ये यहाँ पे जो है वेस्ट वाटर है। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब ये ऊपर ऊपर हमेशा क्या होता है? ग्रीस और ऑयल जो होता है वो ऊपर हमेशा आ जाते हैं। ठीक है, इधर इधर आप देखोगे एकदम ऊपर यहाँ पे ऑयल और ग्रीस जो होगा वो फ्लोट कर रहा होगा, इसी को ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है स्किमिंग टैंक में।
इसके बाद है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में वो पार्ट ऑफ सॉलिड्स रिमूव होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि वो फ्लोटिंग मैटर के फॉर्म में रिमूव हो जाए स्क्रीन्स में, ना ही वो बहुत ज़्यादा लाइट है कि वो रिमूव हो ग्रिड की फॉर्म में, ग्रिड चैम्बर्स में। ठीक है, उसे रिमूव करा जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक्स में। अब सेडिमेंटेशन टैंक्स में कैसे रिमूव करा जाएगा, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें कंट्रोल करनी है वेलोसिटी ऑफ फ्लो और शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस टैंक्स में अब इसमें हम रिड्यूस करेंगे फ्लो वेलोसिटी को और इसको सीवेज को थोड़ी देर के लिए डिटेन करेंगे। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर टैंक्स होंगे इसमें, सेडिमेंटेशन टैंक्स अगर रेक्टेंगुलर होंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी वाले, वो ज्यादा प्रेफर करे जाते हैं एज कंपेयर टू सर्कुलर टैंक्स जिसमें रेडियल और स्पाइरल फ्लो होगा। ठीक है, और रेक्टेंगुलर को ज्यादा प्रेफर करा जाता है। अब इसमें रिमूव क्या होता है, एग्जैक्टली क्या रिमूव होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में जिसको हम प्राइमरी क्लैरिफायर बोलते हैं, ठीक है, इसमें रिमूव होता है नॉर्मल कंडीशन में 60 to 65% सस्पेंडेड सॉलिड्स इसमें रिमूव होंगे। ठीक है, 60 to 65% हम सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे वो रिमूव होंगे, और 30 to 35% बीओडी रिमूवल भी होगा। ठीक है, दो चीजें रिमूव होंगी, 60 to 65% तक सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव होंगी और 30 to 35% बीओडी रिमूवल होगा। बीओडी रिमूवल का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक जो मैटर है, डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो रिमूव हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज ओवरफ्लो वेलोसिटी जो होगी इसमें, जो कि होती है डिस्चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, वो ओवरफ्लो वेलोसिटी होगी 30 to 50, 30 से 50 के बीच में होगी मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर यूनिट के साथ। आपको याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी, 40 तक आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये होगी ओवरफ्लो वेलोसिटी। इसमें डिटेंशन पीरियड जो होगा वो 2 आवर्स तक का होगा। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो सेटलिंग होगी वो टाइप 3 सेटलिंग होगी, जिसमें जिसे हम हिंडर्ड सेटलिंग बोलते हैं। अब हिंडर्ड सेटलिंग मतलब कि ये हिंड्रेंस कॉज करेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे में डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे, एक दूसरे को मतलब इस तरीके से देखो आपस में ये टकरा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हिंड्रेंस कॉज करेंगे एक दूसरे की सेटलमेंट पे। ठीक है, ये टाइप 3 सेटलिंग होगी। उसके सिवाय अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या है, जो हमने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट्स जो डिस्कस करी है अभी तक, इसके बाद ये जो अभी हमने प्राइमरी क्लैरिफायर डिस्कस करा है, इन दोनों को अगर हम इन दोनों ट्रीटमेंट्स को ऐड कर दें, ये सारी अब तक जितनी भी हमने ट्रीटमेंट्स पढ़ी है, इस सारी को मिला के हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट्स। ठीक है, इसके बाद जो ट्रीटमेंट्स आएंगी वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन टैंक्स जो होते हैं ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरमिटेंट टाइप के हो सकते हैं जिसे हम क्वेसेंट टाइप भी बोल देते हैं, और कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप के भी हो सकते हैं। मतलब इसमें इंटरमिटेंट सेटलिंग टैंक्स जो होंगे उसमें टैंक को कंप्लीट रेस्ट पे लाया जाएगा, कंप्लीट रेस्ट पे लाया जाएगा, 24 आवर्स के लिए इसको रेस्ट पे लाया जाएगा, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होंगे इतने टाइम में सेटल कर जाएंगे, और क्लियर सीवेज जो होगा वो बाद में जैसे 24 आवर्स होंगे उसके बाद वो पास कर जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप के होंगे ना, इसमें रेस्ट पूरा कंप्लीट रेस्ट पे नहीं लाया जाएगा, ये आजकल यूज करे जाते हैं, और ये इसमें कंप्लीट रेस्ट पे नहीं लाया जाएगा, इसमें सिर्फ फ्लो वेलोसिटी को रिड्यूस करा जाएगा, और उसके बाद ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, फ्लो वेलोसिटी रिड्यूस होगी, फिर उसके बाद वाटर जो होगा वो पास करता जाएगा। वैसे करके इसमें भी सेटल कर जाएंगे पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो वेलोसिटी कम होने की वजह से सेटल कर जाएंगे। इसके बाद सेडिमेंटेशन जो है ना, ये दो टाइप की बार करी जाती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। पहले तो ये करी जाती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होगी बिफोर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन कहेंगे, और दूसरा होगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद जिसमें हम जिसे हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन बोलेंगे। इसके सिवाय है केमिकल प्रेसिपिटेशन, जिसे हम कोगुलेशन भी बोलते हैं। जब हम एक केमिकल कंपाउंड को लेते हैं जिसे कोगुलेंट बोला जाता है और उसे ऐड करते हैं वेस्ट वाटर में, और उसकी मिक्सिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेसिपिटेट जैसे बनता है, जैसे फ्लॉक बोलते हैं, और जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके आसपास टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े पार्टिकल के फॉर्म में बन जाएंगे, फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे। और इस एडिशन और मिक्सिंग और ये सब केमिकल को ऐड करना, इस पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं कोगुलेशन। हम लोगों को ये पता है क्योंकि हमने ये वाटर ट्रीटमेंट में, जो ड्रिंकिंग वाटर की ट्रीटमेंट में हमने देखी हुई है। बट ये सीवेज ट्रीटमेंट जो है ना, उसमें ये प्रोसेस जो है ये नहीं करी जाती है, मॉडर्न डेज में इसको अडॉप्ट नहीं करा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।
सबसे पहली इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि हमें पता है कि हम सीवेज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। तो जो ये केमिकल है ना, जो हम केमिकल यूज करेंगे कोगुलेंट, जिसकी हेल्प से हम कोगुलेशन करेंगे, अब ये केमिकल क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, इसमें जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना जो कि हमारी हेल्प करने वाले थे, मतलब वो उन केमिकल्स को, ऑर्गेनिक वेस्ट जो था उसको खा के डिकम्पोज करके, मतलब इस तरीके से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले थे वो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ये डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से स्लज जो होगा ना, उसकी स्लज की प्रॉपर डाइजेशन आगे की चल के जो होने वाली है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कोगुलेशन जो है, और ये जो मतलब इसमें क्या होगा, इसकी केमिकल जो है इसमें ऐड करने से स्लज डिस्पोजल जो है उसकी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज जो होगा ना वो मतलब इस केमिकल के ऐड करने की वजह से ज्यादा स्लज जो होगा वो फॉर्म होगा, और उसका डिस्पोजल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन में इतना नहीं होगा स्लज जो होगा, वेस्ट जो होगा। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है, अब ये वाली प्रोसेस है, इसमें स्किल्ड सुपरविजन की भी जरूरत पड़ेगी और हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये जो प्रोसेस है अभी के टाइम्स में ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में नहीं यूज करी जाती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि ये जो कोगुलेशन होगी ना प्रोसेस, इसमें जो एफ्लुएंट्स मिलेंगे वो बेटर मिलेंगे। एफ्लुएंट क्या होगा, जो वेस्ट वाटर ट्रीट होने के बाद इस टैंक्स में से निकलेगा, कोगुलेशन होने के बाद जो वाटर निकलेगा उसको हम एफ्लुएंट बोलेंगे, जो आएगा उसको इन्फ्लुएंट बोलेंगे, मतलब वो आई से स्टार्ट होगा और ये ई से स्टार्ट होगा, जो एग्जिट होगा उसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद जो एफ्लुएंट्स होंगे ना वो उसमें लेस बीओडी होगा, मतलब कि बीओडी रिमूवल ज्यादा होगा, और सस्पेंडेड सॉलिड्स भी लेस होंगे, मतलब कि सस्पेंडेड सॉलिड और बीओडी दोनों का रिमूवल ज्यादा होगा प्लेन सेडिमेंटेशन के कंपैरिजन में। दूसरा यहाँ पे लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू प्लेन सेटलिंग टैंक, और इवन यहाँ पे रिमूवल होगा फॉस्फेट्स का। फॉस्फेट रिमूवल से क्या होगा, यूथ्रोफिकेशन कंट्रोल करी जा सकेगी। यूथ्रोफिकेशन मतलब कि जो एल्गी होगा ना, एल्गी और जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स जो होंगे इसमें क्या होगा कि यूथ्रोफिकेशन में ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। एल्गी की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, एक्वेटिक प्लांट्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करा जा सकता है। अगर कम फॉस्फेट होगा मतलब सीवेज में, तो ये कंट्रोल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि कोगुलेशन तो यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है, सीवेज में। तो इससे पहले आया था प्राइमरी क्लेरिफायर। प्राइमरी क्लेरिफायर के बाद आ जाती है डायरेक्ट सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। उससे पहले जितनी ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं वो प्राइमरी में आएंगी, इसके बाद जितनी भी होंगी अब वो सेकेंडरी में आएंगी। इसके बाद आती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट थ्रू बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज जिसको हम बोलेंगे एरोबिक अटैच्ड कल्चर। इसे एरोबिक अटैच्ड कल्चर क्यों बोलेंगे अभी थोड़ी देर में ही आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो इसमें से जो एफ्लुएंट्स आएंगे, जो एफ्लुएंस यानी कि जो प्राइमरी सेटिंग टैंक से जो जितना भी ट्रीट होना था वाटर, वो ट्रीट होके जो आया होगा उसमें 60 to 80% अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो 60 to 80% अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा इसे ट्रीट करा जाएगा सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो यूनिट्स होंगी उसमें, ठीक है। अब इसमें कैसे ट्रीट करना है इसको, इस ऑर्गेनिक मैटर का कैरेक्टर चेंज करा जाएगा, मतलब कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर से, इसको हम स्टेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि नाइट्रेट्स या सल्फेट्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन या नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो कैरेक्टर चेंज करा जाता है ये कैसे करा जाता है, ऑर्गेनिक फॉर्म्स को स्टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, अनस्टेबल फॉर्म को स्टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, ये करा जाएगा फिल्ट्रेशन या फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू। इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेसेस होंगी इसमें क्या करेंगे, अनस्टेबल फॉर्म को हम स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद इसका रिमूवल जो होगा वो आसानी से हो जाएगा। अब ये जो ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये जो फिल्ट्रेशन भी और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी दोनों ही जो होगी एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन पे डिजाइंड है, उसी पे वर्क करेंगी। एरोबिक ही क्यों, एरोबिक होने के दो रीजन है, एरोबिक बैक्टीरिया यूज करने के दो रीजन है।
पहले तो एरोबिक डिकम्पोजिशन जब होती है उससे स्मेल्स नहीं आती है और ना ही गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसा कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन के टाइम पे होता है। इसके टाइम पे स्मेल भी आएगी और गैसेस भी रिलीज होंगी, तो वो एरोबिक ट्रीटमेंट में नहीं होगा। और दूसरा रीजन ये होगा क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया, अब यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है तो बैक्टीरिया वर्क करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो होगा, यहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू एनारोबिक बैक्टीरिया से, ठीक है। इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होगा एरोबिक बैक्टीरिया का वो 3 टाइम्स होगा एनारोबिक के, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसीलिए ये ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए इसको यूज करा जाता है। और ये क्या करती है, ये जो मतलब बैक्टीरियाज होते हैं ना, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, इन बैक्टीरियाज के लिए इन्वायरमेंट जो होगी वो देनी है। अब इन्होंने, बैक्टीरिया ने अपना काम करना है, हमें बस इसे इन्वायरमेंटल सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस देनी है ताकि ये इसकी ग्रोथ जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए और ये बैक्टीरिया जो है इसी को ऑर्गेनिक अनस्टेबल मैटर को स्टेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दे। बस ये एरोबिक बैक्टीरिया की हमें इन्वायरमेंट देनी है बस। अब जो ये फिल्टर यूनिट्स है ना, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो फिल्टर यूनिट्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि ओपन बेड्स होते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से ओपन बेड्स होंगे जिसमें कि कोर्स एग्रीगेट होगा, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट होगा जिसके ऊपर सीवेज जो एफ्लुएंट आ रहे होंगे ना प्राइमरी क्लैरिफायर से, उस सीवेज को, उस वाले एफ्लुएंट्स को हमने स्प्रिंकल करना है। यहाँ पे सपोज कोर्स एग्रीगेट है, यहाँ पे ये कोर्स एग्रीगेट है और यहाँ पे इसके ऊपर इसे स्प्रिंकल करना है, सीवेज को इसी स्प्रिंकल करना है इस सीवेज को, ठीक है। ये स्प्रिंकल करने के बाद क्या होगा, इससे क्या होगा कि नेसेसरी कांटेक्ट सरफेस मिल जाएगा इस एग्रीगेट्स की हेल्प से, जो एरोबिक बैक्टीरिया होगा उसको। और इस बैक्टीरिया को यहाँ नेचर से हमें मिल जाएगा, इसे ऑक्सीजन मिल जाएगा, एरिएशन हो जाएगी इस बैक्टीरिया की। और ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया यहाँ पे होगा, अब वो क्या करेगा, जैसे ही सीवेज आता जाएगा उससे उसके अंदर जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी थी ना, वो अनस्टेबल फॉर्म में थी, वो उसे खाता जाएगा और उसको कन्वर्ट करके निकालता जाएगा, ठीक है। वो सारा जो होगा वो कन्वर्ट होगा, अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। ये जो फिल्टर्स हैं ये कुछ टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होती हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट बेड्स होते हैं जिनको यूज करा जाता है स्मॉल प्लांट्स में, या फिर आजकल के टाइम पे ये बहुत ज्यादा मतलब ऑब्सोलीट हो गए हैं, आजकल नहीं यूज करे जाते हैं, ठीक है। और इंटरमिटेंट और सैंड फिल्टर्स जो होते हैं, इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर्स जो होते हैं ये स्मॉल प्लांट्स में यूज करे जाते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये आजकल के टाइम पे बहुत यूज करे जाते हैं, कॉमनली यूज करा जाता है इसको। इसके सिवाय है मिसलिनियस टाइप के फिल्टर्स, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिल्टर्स में सबसे पहला टाइप है कॉन्टैक्ट बेड, जिसे हम कॉन्टैक्ट फिल्टर्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें कैसे होता है, सीवेज जो है, ठीक है, जो लिक्विड जो आ रहे हैं ना, सीवेज वाटर जो होगा, वेस्ट वाटर आ रहा होगा, उसे हम बोल देंगे सीवेज। वो जब आ रहा होगा उसको हमें कांटेक्ट में लेके आना है फिल्टरिंग मीडिया के, ठीक है, कुछ पीरियड के लिए, फर्स्ट कांटेक्ट पीरियड से हम बोल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो फिल्टरिंग मीडिया होगा, ठीक है, उसमें से वो पास करेगा, यहाँ पे फिल्टरिंग मीडिया सैंड हो जाएगा, ठीक है, सैंड में से पास करेगा जब, ठीक है। अब देखो इस तरीके से, ये सपोज सैंड है, इसमें से वाटर जो है वो पास कर रहे हैं। अब इस वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब वो क्या इम्प्योरिटीज जो आ रही होंगी ना, कोलोइडल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, वो सैंड के अंदर ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है। वो इस तरीके से ट्रैप होती जाएंगी, यहाँ पे कहीं कहीं बीच बीच में वो रुकती जाएगी। और रुकने के बाद, ठीक है, अब वो रुकती जाएगी तो सपोज ये इम्प्योरिटीज आ रही हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ कहीं, यहाँ यहाँ कहीं कहीं पे ये इस तरीके से ये अटक जाएगी और वाटर पास कर जाएगा, ठीक है। वाटर जो होगा वो वाटर पास करता जाएगा और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रुकती जाएगी। फिर उसके बाद जब ये ट्रैप हो जाएगी वॉइड्स के अंदर, उसके बाद क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो इस लेयर्स के अराउंड जो होगा पूरी तरह से धीरे धीरे, इतना बार बार वो सीवेज आ रहा है और वो इस तरीके से रुकते जा रहे हैं, तो एक फिल्म सी बनती जाएगी जो हमारे पास जो फिल्टरिंग मीडिया उसके अराउंड एक फिल्म सी बनती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक फिल्म बन जाएगी, पूरा एक ऑर्गेनिक मैटर जो है इसके साथ पूरे चिपक गया, इस तरीके से पूरी फिल्म्स बन जाएंगी। और उसके बाद जब ये अटैच हो गया है तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया होगा ना, वो इसमें प्रेजेंट होगा।
अब सीवरेज जो होता है ना, सीवरेज हो गया जो सीवरेज सिस्टम जो होता है, मतलब इसमें जो इतना भी असेंबली जो बनाई हुई है फॉर द क्लीनिंग ऑफ दिस वाटर, वेस्ट वाटर, तो वो जो सीवरेज है ना उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया जो ये फिल्टर के साथ अटैच हो चुका है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम बायोफिल्म भी बोल सकते हैं, एक फिल्म के फॉर्म में है तो उसे हम बायोफिल्म बोलेंगे। अब इसको ये बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज करके इसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ये कन्वर्ट करेगा ये एरोबिक डिकम्पोजिशन करेगा, ठीक है। एरोबिक डिकम्पोजिशन करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट करता जाएगा और उसके बाद क्या करना है, जब एक बार एक साइकिल होगी, जैसे फर्स्ट साइकिल होगी, मतलब उसमें हमने एक बार वाटर जो है कुछ टाइम के लिए और उसको मतलब इसके थ्रू पास करवाते गए, हम फिल्टर से पास करवाते गए। कुछ वक्त के बाद हमें क्या करना है, फिल्टर को रोक देना है, कंप्लीटली एम्प्टी कर देना है और कुछ देर के लिए बस ऐसे ही फिल्टर जो है उसे फिल्टरिंग मीडिया जो है उसे रहने देना, और फिल्टर जो होगा उस टाइम पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से उसे जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ले लेगा, फिर उसके बाद फिर से जो साइकिल होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब स्टार्ट कर दी जाएगी। तो मतलब कि पूरी कंप्लीट साइकिल जो होगी, जो सेकंड जब फिल्टर को एम्प्टी करा जाएगा उसको सेकंड कांटेक्ट पीरियड हम बोलेंगे। तो मतलब कि इस पूरे में जो 2 कांटेक्ट पीरियड जाएंगे और उसी को पूरे को कंप्लीट को हम बोलेंगे 1 साइकिल, ठीक है। वो एक पूरी साइकिल जो है ना उस साइकिल को 8 to 12 आवर्स लग सकते हैं, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल को। इसके बाद है इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर्स। अब जो ये इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर्स है ना, कि कम यूज करे जाते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि इसका एरिया रिक्वायर्ड जो होगा ना वो लार्जर होगा, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए होता है। और इसको अगर हमें यूज करना हो आज के टाइम पे तो इससे हमें हाईली नाइट्रिफाइड और पॉलिश एफ्लुएंस मिल सकते हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल में, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर्स होते हैं ये कॉन्टैक्ट बेड्स की तरह ही होते हैं, बस इसमें जो फिल्टरिंग मीडिया होगा जिससे फिल्टर करा जाएगा, वो फिल्टरिंग पार्टिकल्स जो होंगे ना वो उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होगा, मतलब ज्यादा फाइनर होंगे वो, ठीक है। और इवन यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बेड्स थे यहाँ पे लाइनिंग नहीं होगी, कॉन्टैक्ट बेड में कॉन्क्रीट लाइनिंग होती थी, यहाँ पे नहीं होगी ऐसी, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसे परकोलेटिंग फिल्टर या स्प्रिंकलिंग फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है जिसमें कोर्सर फिल्टरिंग मीडिया होगा, मतलब पहले वाले जो फिल्टर्स थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होंगे फिल्टरिंग मीडिया के, ठीक है। जिसमें सीवेज आएगा और उस पर स्प्रिंकल करा जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रिकल डाउन करेगा बाय मींस ऑफ स्प्रिंकलिंग नोजल का यूज करा जा सकता है, या रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज करा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरीके से होंगे, यहाँ पे ये सीवेज है जो यहाँ से ये गिर रहा है और ये पूरा इस तरीके से रोटेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से पूरा रोटेट करेंगे और यहाँ पे जो सीवेज है पूरा का पूरा इसमें पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे ट्रिकलिंग फिल्टर बेड पे, ठीक है। तो ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर उसके बाद ये परकोलेट करके मतलब वॉइड्स में से बीच में से निकल के जाएगा और उसके बाद नीचे वेल डिजाइंड अंडर ड्रेनेज सिस्टम होगा, वहां पे जाके ये कलेक्ट होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे ना वो पहले ही प्रेजेंट होंगे सीवेज में, ठीक है, वो जाके अटैच हो जाएंगे फिल्टरिंग मीडिया से, ठीक है। सपोज हमारे पास ये एक फिल्टरिंग मीडिया का पार्टिकल है और इसके साथ जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है, इस तरीके से ये अटैच हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर आएगा सीवेज में से, ठीक है, सीवेज इन्फ्लुएंस जो होगा वो आएगा इसके अंदर और जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा ना वो एडजॉर्ब हो जाएगा और एक बायोफिल्म जो होगा मतलब एक फिल्म सी बन जाएगी और उसी फिल्म को बोला जाएगा, इसके ऊपर पूरा एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर आके इस तरीके से पूरा ऐसे इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ पूरा एडजॉर्ब होता जाएगा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर आते जाएंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मतलब इनको खा खा के ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को, और ये जो है पूरा एक फिल्म की तरह बना देंगे जिसे बोला जाएगा स्लिम लेयर, ठीक है। अब ये जो स्लिम लेयर होगी ना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिग्रेड होता जाएगा और एरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसकी ग्रोथ होती जाएगी,
फिर उसके बाद इसकी थिकनेस जो होगी स्लिम लेयर की वो बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जब बहुत ज्यादा थिकनेस हो जाएगी ना तो उससे क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन होगा, जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पे ये पूरी इतनी थिकनेस होगी, अब जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये जो अंदर वाली लेयर है ना बिल्कुल अंदर, यहाँ पे यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये सिर्फ अपर वाली जो पोर्शन तक ही रहेगा ना, अंदर वाली साइड एनारोबिक एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो उससे क्या होगा, स्लिम लेयर जो होगी उसकी थिकनेस बहुत बड़ी हुई है, एड्सॉर्ब्ड ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर है, और वो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा ना वो खुद ही मतलब बाहर वाली साइड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर वाले फेस में है वहां तक पहुंचने से पहले मेटाबोलाइज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अंदर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो अंदर वाली लेयर पे बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे चिपके हुए हैं ना, उनको एनर्जी नहीं मिल रही, ठीक है, उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा इस चीज से, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, इन्होंने इस लेयर को जो हमारे पास फिल्टरिंग मीडिया है इसको पूरा कवर करके रखा होगा, पकड़ के रखा होगा मतलब कस के। अब इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इनको एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये इनको अब अच्छे से इसको पकड़ नहीं पाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये इतनी मोटी एक लेयर बन गई है, ऊपर से वाटर भी इसके ऊपर आ रहा है, बार बार पानी भी गिर रहा है, और अब ये अंदर से पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये लेयर पूरी की पूरी लेयर जो होगी ना वो टूट जाएगी, मतलब ये पूरी की पूरी लेयर टूट के पानी के साथ ही बह जाएगी, ठीक है। अब ये पूरी लेयर बह जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से जो यहाँ पे जो ये फिल्टरिंग मीडिया है ना इसके ऊपर फिर से वो शुरुआत से प्रोसेस पूरी की पूरी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी ग्रोथ होगी, और होते 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 एकदम थिक लेयर बन जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो ये लेते जाएंगे और उसके साथ एक बड़ी थिक सी लेयर बनाते जाएंगे, बिल्कुल पूरे जैसे शुरुआत से प्रोसेस हो रही थी बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा। अब जो ये लेयर है, थिक लेयर है, उसका टूटना, ब्रेकअप, उसके डिटैचमेंट ऑफ द बायोमास जो होगा फ्रॉम द स्लिम लेयर, उसको हम बोलेंगे स्लॉफिंग, ठीक है। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, अब जो ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है ना ये सिमिलर होता है टू द ये हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है, बस इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल सिमिलर होती है, पर डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि रीसर्कुलेशन करी जाती है ऑफ द सीवेज, सीवेज की रिसर्कुलेशन करी जाती है थ्रू द फिल्टर बाय पंपिंग अ पार्ट ऑफ द फिल्टर एफ्लुएंट, मतलब जो फिल्टर में से बाहर निकल रहा है वाटर, मतलब ट्रीट होने के बाद, टू द प्राइमरी सेटिंग टैंक, प्राइमरी सेटिंग टैंक के अंदर उसको हमने वापस उसका कुछ पार्ट पोर्शन जो होगा वो हमने सेंड कर देना है, एंड री पास इट टू द फिल्टर, फिल्टर में से वो पास करा जाएगा, फिर से पास करेंगे यही वाले फिल्टर से, ठीक है। हाई रेट फिल्टर्स में बी पॉसिबल टू पास सीवेज एट ग्रेटर लोड, सीवेज होगा वो ग्रेटर लोड्स पे पास हो सकता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से, इसीलिए हमें इसके लिए लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और लेस फिल्टर मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो ये रिसर्कुलेशन करी जाएगी ना, ये देखो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी सेटिंग टैंक है, फिर उसके बाद ये ट्रिकलिंग फिल्टर है, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी सेटिंग टैंक है, यहाँ पे ये वेस्ट वाटर आ रहा था, ठीक है, यहाँ से आ रहा था, फिर उसके बाद ये यहाँ गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ गया, और जब हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से जो निकला है वेस्ट वाटर, जिसको हम एफ्लुएंट बोलेंगे, ठीक है, जो आई से आएगा वो इन्फ्लुएंट होगा, ठीक है, और ये एफ्लुएंट होगा, ठीक है। तो एफ्लुएंट यहाँ से निकलता है, तो एफ्लुएंट का कुछ पोर्शन यहाँ से हम वापस भेजेंगे, ठीक है, और कहाँ पे भेजेंगे, हम ट्रिकलिंग फिल्टर से पहले भेज सकते हैं या फिर उसको पीएसटी में भी भेज सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में से कहीं पे भी भेज सकते हैं, बस हमें उसको ट्रिकलिंग फिल्टर से दो बार पास करवाना है, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे कि इसमें रिसर्कुलेशन कर दी गई है, ठीक है। ये होगा डिफरेंस हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का। अब हमारे पास जो ऑपरेशनल ट्रबल्स आती हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में वो क्या क्या होती है, यहाँ पे फ्लाई न्यूजेंस की प्रॉब्लम होगी, ऑर्डर न्यूजेंस की प्रॉब्लम होगी, पॉन्डिंग की ट्रबल्स आएंगे, जैसे कि हमारे पास जो वॉइड्स जो होंगे ना वो फिल हो जाएंगे, अगर उसमें फिल्टर मीडिया के अंदर जो वॉइड्स होंगे वो फिल हो जाती हैं, वो भर जाती हैं, उसमें क्लॉगिंग वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पास नहीं कर पाएगा और वो एक जगह काफी टाइम तक खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उसे हम कह देंगे कि यहाँ पे पॉन्डिंग की ट्रबल्स है, पॉन्डिंग की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अब ये सब चीजें इसलिए होंगी क्योंकि हम उसको यहाँ पे एरोबिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ओपन में सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
इसके सिवाय कुछ मिसलिनियस टाइप के फिल्टर्स होते हैं जैसे कि ड्यूनबर्ग फिल्टर्स। दीज आर सिमिलर टू इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर्स। इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर्स जैसे ही ये सिमिलर होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शनल और ऑपरेशनल डिटेल्स सब सेम होंगी, एक्सेप्ट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो ग्रेडिंग होती है फिल्टर मीडिया की वो बॉटम से टॉप में होती है। मतलब कि ये बॉटम से इसका साइज होगा 150 mm, फिर वो डिक्रीज करता जाएगा ऊपर की तरफ और 1 mm होगा एकदम टॉप में साइज, इस तरीके से मतलब ऊपर की तरफ वो डिक्रीजिंग साइज होगा। दूसरा हमारे पास आता है मैग्नेटिक फिल्टर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फिल्टर्स होते हैं इसमें क्रश्ड मैग्नेटिक और जो होगा ना उसको मतलब और आयरन का जो होगा उसको हमने स्प्रेड करा हुआ होगा, लेयर उसकी बिछाई होगी, 80 mm थिक लेयर बिछाई होगी और उसको सपोर्ट करा जाएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। ठीक है, नीचे उसके होगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वायर मैश की तरह उसको बिछाया जाएगा और उसके ऊपर ये मैग्नेटिक आयरन और जो होगा वो हमने क्रश करके बिछाए होगी। ठीक है, इसी में से सीवेज जो होगा वो फिल्टर होगा मैग्नेटिक लेयर में से। और ये जो बेस मतलब किस पे बेस्ड होता है, ये मेथड मैकेनिकल स्ट्रेनिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है रैपिड सैंड फिल्टर्स। अब ये जो रैपिड सैंड फिल्टर्स होते हैं ना, ये रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जो होंगे उसके जैसे ही कुछ होते हैं, जैसे कि हम पानी जो पीने वाला पानी है उसकी ट्रीटमेंट में रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जो होते थे उसी के जैसे जो ट्रीटमेंट है इसकी होती है सिमिलर। अब इसको कहाँ यूज करा जाता है, इसको यूज करा जाता है अगर हमारे पास यूज्ड वाटर होगा उसकी रिक्लेमिंग मतलब करने के लिए, फिर से उसी को यूज करने के लिए उसको मतलब साफ करा जाता है, उसी पानी को जो कि यूज्ड वाटर होगा उसको साफ करके फिर उससे हम वाटर इस वाटर से हम गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने फिल्टर्स के बारे में पढ़ा था, जब हमने फिल्टर के बारे में सारे एक एक करके पढ़ा तो हमें एक चीज क्लियर समझ आ गई थी कि जो हमारे पास फिल्टर होता है ना वो क्या रिमूव करता है। इट डज रिमूव ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। बहुत कम परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर वो रिमूव करता है। और जो बाकी मतलब उसका मेन काम क्या होता है, while the majority of the organic matter undergoes a change in character, मतलब सिर्फ उसमें कैरेक्टर का चेंज आता है, बाकी वो रिमूव बहुत कम पोर्शन को करता है। मतलब कि उसका काम होता है फिल्टर का कि कैरेक्टर को चेंज करना। ठीक है, इसलिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि एक्चुअल में इन ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव कर सके। अब उसका काम किससे करवाया जाता है, द एफ्लुएंट ऑफ द फिल्टर इज देयरफॉर पास्ड थ्रू द सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जो है इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करवाते हैं। ठीक है, अब इसको सेडिमेंटेशन टैंक भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी क्लैरिफायर भी बोल सकते हैं, ह्यूमस टैंक भी बोल सकते हैं, ये चारों इसी के नाम है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी क्लैरिफायर है इज यूज्ड फॉर सेटलिंग द एफ्लुएंट्स फ्रॉम द फिल्टर। फिल्टर में से जो एफ्लुएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इज सिमिलर टू अ प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये एक प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जैसे होता है कि वाटर आता है उसको थोड़ा स्लो कर देती हैं तो उसकी हेल्प से वो मतलब उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल कर जाती हैं, उसी वे में ये वर्क करता है। अब इसका डिजाइन पीरियड कितना होता है, डिजाइन पीरियड होता है 1.5 to 2 आवर्स तक का इसका डिजाइन पीरियड जो हो सकता है, डिटेंशन पीरियड हो सकता है, सॉरी हाँ डिटेंशन पीरियड हो गया। कि हमारे पास अगर कोई टैंक है, देखो इस तरीके से ये बड़ा सा टैंक है, यहाँ से ये आ रहा है वाटर, ठीक है, सपोज जो वाटर इम्प्योर वाटर है वो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। अब इस पॉइंट से जब वो एंटर करेगा यहाँ पे इस टैंक में और जिस पॉइंट पे वो लीव करेगा, यहाँ से यहाँ तक के वो कितना टाइम, एक जो वाटर होगा, सपोज एक वाटर का एक पार्टिकल हम ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा उसी को डिटेंशन पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिटेंशन पीरियड है 1.5 to 2 आवर्स तक का होगा और ओवरफ्लो रेट जो होगी वो रेंज करेगी बिटवीन 40,000 से लेके 70,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्लेन एरिया पर डे। इतना ये इसकी ओवरफ्लो रेट होगी। ठीक है, ये इसका डिटेंशन टाइम है और ये है इसकी ओवरफ्लो रेट। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर टैंक का यूज कर सकते हैं हम, जिसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो होगी।
ठीक है। ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर टैंक में सर्कुलर टैंक का यूज कर सकते हैं जिसमें स्पाइरल फ्लो होगी, या फिर एक थर्ड टाइप का टैंक जो कि स्पेशली इसके लिए होता है वो होता है हुपर बॉटम्ड वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक, जिसको हम डॉट मंस टैंक बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला टैंक जो होगा इसको स्पेशली हम सेकेंडरी क्लैरिफायर में यूज करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये इसी की डायग्राम दी हुई है। ठीक है, तो इसका बेसिक काम जो है वो अब आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इससे पहले तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि हमारे पास जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट थी हमने करी थी पहले बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज, है ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये दोनों जो ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है ना, ये दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड हमें करना होता है। ठीक है, तो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब इससे पहले जितनी भी जो फिल्टर वाली जो पोर्शन था, जितना भी था वो सारा का सारा इसमें इंक्लूडेड था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट थ्रू बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज। ठीक है, जब फिल्ट्रेशन वाला पोर्शन आया वो सारा इसी का था। अब इसके बाद जो हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो सारा का सारा एक्टिवेटेड प्रोसेस को लेके उसके बाद आगे आगे क्या क्या इसमें कंटिन्यूएशन में होगी, जैसे इसके लिए हम एसएसटी वाला पार्ट इसमें भी आएगा, उस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है ना, एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर है ये। ठीक है, यहाँ पे इट इज एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ टाइप बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट यूजेस द एक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक एक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका यूज करा जाएगा, केप्ट इन सस्पेंशन, जो कि सस्पेंशन में होंगे, इन द रिएक्टर टू डिकम्पोज एंड स्टेबलाइज द सॉल्युबल एंड पर्टिकुलेट। कॉलोइडल और सस्पेंडेड दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर जो होगा ना, उसी को हमने स्टेबलाइज करना है और डिकम्पोज करना है इस मेथड में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। इन वेस्ट वाटर सेटल स्लज इन सेकेंडरी क्लैरिफायर। अब इसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी होगी इसमें भी, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर में पहले ट्रिकलिंग फिल्टर आता था, उसके बाद सेकेंडरी एसएसटी हमारे पास प्लांट होता था ना, वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे भी इसके बाद आएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें से जैसे उसमें से पार्ट निकल के हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हम डाल देते थे, सेम वे में इसमें भी यही करना है। द सेटल स्लज इन सेकेंडरी क्लैरिफायर कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सेकेंडरी क्लैरिफायर में यहाँ पे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इज रिटर्न्ड टू द अवेलेबल बायोमास एंड दस स्पीड अप द रिएक्शन। इसको रिटर्न करा जाता है। ठीक है, और उसकी हेल्प से रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है। द रिटर्न स्लज फ्रॉम एसएसटी इज एक्टिव एंड रिच इन माइक्रोबियल मासेस। अब उसमें माइक्रोबियल मासेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो एक्टिव होता है। ठीक है, और माइक्रोबियल मास उसमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, उसी को हम एक्टिवेटेड स्लज बोल देते हैं। और ये प्रोसेस जो होगी वो कैसे करी जा सकती है, कंप्लीट मिक्स प्रोसेस भी हो सकती है या पग फ्लो प्रोसेस हो सकती है। कंप्लीट मिक्स प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करी जाती है फॉर स्मॉल प्लांट्स जो कि 25 mld से कम की उनकी क्वांटिटी हो, या फिर हम प्लग फ्लो प्रोसेस जो होगी जिसमें 300 mld तक की उसकी क्वांटिटी होगी प्लांट की, उतने तक के लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाली प्रोसेस को। ठीक है, अब हम एक बार अच्छे से इसकी पूरी प्रोसेस समझते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे करा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ सीवेज या फिर सेटल सीवेज जो है वो उसे यूज करा जाएगा। सीवेज एफ्लुएंट्स आएंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में से। ठीक है, ये एफ्लुएंट आएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, और इसमें से 20 to 30% इसमें हमने ऐड करना है वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। अब इसके अंदर इस सीवेज एफ्लुएंट जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आ रहे थे, इसके अंदर हमने 20 to 30% ऐड कर देना एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज कौन सा हो गया, जो कि प्रोसेस ये वाली होने के बाद सेडिमेंटेशन टैंक जो होगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जो होगा उसमें से निकलेगा, वो वाले एफ्लुएंट्स जो होंगे उसका कुछ पोर्शन जो होगा वो हम यूज कर लेंगे, 20 to 30% उसको हम यूज कर लेंगे, फिर से हम यहाँ पे वापस लेके आएंगे, रिसाइकल उसको कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो स्लज होगा ना, इसके अंदर ये बहुत हाईली एक्टिव होगा और इसमें लार्ज
एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत सारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और ये हाईली एक्टिव होगा इसीलिए, ठीक है। द मिक्सचर एंटर्स एन एरिएशन टैंक। इसके बाद ये वाला जब मिक्सचर है, हमने दोनों चीज़ों की अलग अलग परसेंटेज ले ली, 20 to 30% एक्टिवेटेड स्लज ले लिया और सीवेज एफ्लुएंट ले लिए। फर्स्ट जो सेडिमेंटेशन टैंक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, उसमें से हमने ले लिया, ठीक है। इन दोनों को ले जाने के बाद हम इस मिक्सचर को पास करवाएंगे एरिएशन टैंक से। अब जो एरिएशन टैंक होगा ना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द सीवेज, उनको मिक्स करा जाएगा प्रॉपरली, और उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर भी इसके अंदर मिक्स करेंगे, और उसके साथ मतलब इसको पूरे को मिक्सचर को हमने मिक्स करना है 4 to 8 आवर्स के लिए, ठीक है। प्रॉपरली मिक्स होने के बाद अंडर दिस कंडीशन द मूविंग ऑर्गेनिजम्स, जो मूविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जो हमारे वो ऑक्सीडाइज कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो मूविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो ऑक्सीडाइज कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को, और हमारे पास जो सस्पेंडेड और कोलाइडल मैटर था ना, ये जो मैटर था ये हो जाएगा कोआगुलेट, ठीक है। इसकी हो जाएगी कोआगुलेशन और इससे हमें मिलेगा प्रेसिपिटेट, ठीक है, विच सेटल्स डाउन रेडिली इन द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब ये जो है कोगुलेट हुआ होगा, जो प्रेसिपिटेट बना होगा, वो सेकेंडरी सेटिंग टैंक में सेटल कर जाएगा जाके। यहाँ पे दो चीजें हुई, पहले तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर था वो ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा हमारे पास सस्पेंडेड जो कोलोइडल मैटर था वो एक प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म हो गया, और थोड़ी देर में वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में वो सेटल कर जाएगा, ठीक है। द सेटल स्लज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से जो स्लज होगा निकल रहा होगा, वो सेटल स्लज होगा ना, वो एक्टिवेटेड स्लज होगा, उसको हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं और फिर से हम एरिएशन टैंक में सेंड कर सकते हैं। उसका कुछ पोर्शन हम सेंड कर देंगे, फिर से उसके बाद मिक्सचर को पूरा प्रॉपर्ली मिक्स करा जाएगा और इसकी ट्रीटमेंट करी जाएगी, फिर यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी, ठीक है। यही पूरी प्रोसेस फिर से रिपीट होगी और इसी तरीके से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो करी जाती है, ठीक है। न्यू एक्टिवेटेड स्लज इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग प्रोड्यूस। एक्टिवेटेड स्लज बार बार हम बनाते जाएंगे, बनता जाएगा बाय दिस प्रोसेस, एंड अ पोर्शन ऑफ इट्स बीइंग यूटिलाइज्ड एंड सेंट बैक। उसका कुछ पोर्शन वापस भेज दिया जाएगा एरिएशन टैंक में, वेयर एज द एक्सेस पोर्शन, जो एक्सेस पोर्शन होगा उसको हमने डिस्पोज करना है प्रॉपरली अलोंग विद स्लज कलेक्टेड ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है डाइजेशन के टाइम पे, वो जो स्लज हमारे पास जो मिला था उसको और इस वाले स्लज को हमने निकाल के अलग से इसको डिस्पोज ऑफ कर देना, कुछ पोर्शन उसका यूटिलाइज कर लेना है। एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में ही हमें स्लज थिकनर और स्लज डाइजेस्टर की जरूरत पड़ सकती है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास स्लज होता है ना, जो हमारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो सेटल कर गया होता है वो वाला स्लज, या फिर जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में से जो स्लज आना है, फिर उसके बाद हमने रिसर्कुलेशन के लिए उसे सेंड करना है। अब ये जो स्लज होता है ये ज्यादा होता है, जितना हमें रिसर्कुलेशन के लिए चाहिए उससे ज्यादा होता है। इट इज एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर रिसर्कुलेशन। अगर वो एक्सेस में होगा तो हम क्या करेंगे, इस स्लज को हम स्लज डाइजेस्टर प्लांट में भेज देंगे, ठीक है। अब इसको स्लज डाइजेस्टर प्लांट में भेजेंगे जब, फिर उसके बाद जब हमें जो स्लज मिलेगा, वो स्लज जो होगा ना उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाएगा, 98 to 99% उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, इसीलिए उस स्लज को, मतलब ये स्लज जो होगा वो बल्की हो जाएगा, इसलिए उस स्लज को भेजा जाएगा स्लज थिकनिंग यूनिट में, ठीक है। स्लज थिकनर यूनिट में उसको भेजा जाएगा ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस करा जाए और स्लज जो है वो इंक्रीज करा जाए, ठीक है। तो स्लज में जो मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस करा जाता है स्लज थिकनिंग यूनिट में, ठीक है। और या फिर इसको हम स्लज कंसंट्रेटर यूनिट बोलते हैं, मतलब स्लज इंक्रीज करा जाएगा और मॉइस्चर रिड्यूस करा जाएगा। यहाँ पे ये तीन तरीके से कर सकते हैं, ग्रेविटी थिकनर्स या फ्लोटेशन थिकनर या फिर सेंट्रीफ्यूगल थिकनर्स की हेल्प से। जो हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है उसमें कुछ ऑपरेशनल ट्रबल्स आते हैं इस प्लांट में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फोम फॉर्मेशन एंड पुअरली सेटल्ड स्लज are the two most common problems of activated sludge process. The sludge that exhibits poor settling characteristics उसे बोला जाएगा bulking sludge,
जिससे पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जिसमें, ठीक है। तो जो ये किस चीज़ की वजह से होता है, फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसका कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं या बल्किंग ऑफ स्लज को हम कंट्रोल कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ स्लज एज टू लेस देन 6 days। अब स्लज एज क्या होता है? पहले तो स्लज एज क्या होता है? स्लज एज इज द एवरेज टाइम बाय विच अ बायोमास विल बी प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। कितने टाइम के लिए, जैसे जो हमारे पास स्लज है हम उसको बार बार रिसर्कुलेट कर रहे हैं ना, तो उसका मिनिमम कितने टाइम के लिए उसको हमें एक रिएक्टर में रखना है, ठीक है। वो टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, 6 days तक मिनिमम उससे कम ही रखना है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने से बल्किंग ऑफ स्लज की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सकती है। क्लोरिनेशन ऑफ द रिटर्निंग एक्टिवेटेड स्लज, जब वो एक्टिवेटेड स्लज फिर से रिसाइकिल करा जा रहा है तो उसकी क्लोरिनेशन पहले कर दी जाए। फिर रिडक्शन ऑफ फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो जो है वो भी रिड्यूस करने से ये बल्किंग ऑफ स्लज की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है। रेजिंग और लोअरिंग ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर कम है तो उसे ज़्यादा कर दो या ज़्यादा है तो कम करो, उसकी वजह से भी चेंज आ सकता है। अप्लाइंग अ डिसइंफेक्टेंट और क्लोरीन आर फाउंड टू बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग फिलामेंटियस बैक्टीरिया, इस फिलामेंटियस बैक्टीरिया को हम इन सब मैथड से हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बल्किंग ऑफ स्लज जो होगी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी ऑपरेशनल ट्रबल जो होती है वो होती है राइजिंग ऑफ स्लज की। राइजिंग ऑफ स्लज क्या होता है कि हमारे पास जो सेकेंडरी क्लैरिफायर होगा, ठीक है, उसमें जब डीनाइट्रिफिकेशन करी जाती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो नाइट्रोजन गैस होंगे वो एक बबल की फॉर्म में स्लज के अंदर रह जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस बबल्स रह जाएंगे। जब वो बबल्स रह जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, वो जो सेटल कर गया था स्लज वो लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, मतलब वो राइज कर जाएगा, ठीक है। और उसी को बोला जाएगा राइजिंग ऑफ स्लज। अब इसकी वजह से इन बबल्स वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो हमें क्लैरिफायर से जो एफ्लुएंट मिलने थे ना, जो लास्ट में मिलना था, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अब जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है ना, इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। इसकी जगह कुछ और हम कर सकते हैं, जैसे कि टैपर्ड एरिएशन प्रोसेस। इसमें बहुत ज़्यादा हाई एयर सप्लाई करी जाती है, ठीक है। इसमें ये मॉडिफाई कर सकते हैं कि एयर सप्लाई हाई करेंगे आप। टैपर्ड वर्ड जो है ना वो होता है या तो इस तरीके से डाया जो है वो डिक्रीजिंग होगा किसी चीज़ का या फिर इंक्रीजिंग होगा, तो उसको हम बोल देते हैं टैपर्ड, ठीक है। तो आपको इस तरीके की एक फिगर याद रखनी है, डिक्रीजिंग डाया वाली, ठीक है। तो मतलब शुरुआत में बहुत ज्यादा एयर सप्लाई कर दी जाती है और वो एयर सप्लाई धीरे 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 डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। विद टाइम वो डिक्रीज होती जाएगी। अब ये होगा टैपर्ड एरिएशन प्रोसेस में। फिर या फिर स्टेप एरिएशन प्रोसेस करी जा सकती है, जिसमें सीवेज जो होगा इन एरिएशन टैंक मतलब स्टेप वाइज दिया जाएगा। स्टेप्स में जो होगा एरिएशन टैंक में सीवेज होगा वो स्टेप्स में आएगा, धीरे धीरे करके सीवेज को डाला जाएगा एरिएशन टैंक में। और रिटर्निंग स्लज जो होगा ना, जो हमारे पास स्लज होगा जो कि रिसाइकल कर रहे हैं हम, ठीक है। स्लज वो होगा जिसको हमने पूरी, जिसके ऊपर ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो मिलता है वो स्लज हो जाता है। सीवेज जो हमारे पास वाटर आ रहा है, जो इम्प्योर वाटर है उसकी अभी कर रहे हैं हम ट्रीटमेंट वगैरह, उसको बोला जाएगा सीवेज। तो सीवेज को हमें अप्लाई करना है इन स्टेप्स, और जो रिटर्निंग स्लज है उसको हेड पे ही अप्लाई कर देना है, ठीक है, स्टेप एरिएशन प्रोसेस में। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, सीवेज और स्लज जो है ना, इन दोनों को मिक्स करा जाता है और इन दोनों को एरिएट करा जाता है इन स्पेशल टैंक, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए करा जाता है, और 1.5 आवर कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीट मिक्स प्रोसेस होगी, इसमें थॉरो मिक्सिंग करी जाएगी इस दोनों चीज़ों की, और इसकी वजह से मतलब इसको बार बार मिक्सिंग करनी है, तो मतलब ये डिस्टर्ब होगा, बार बार डिस्टर्ब होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा मॉडिफाइड एरिएशन प्रोसेस, जो कि हम ये इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन जब करनी। तो मॉडिफाइड एरिएशन प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइमरी सेटलिंग सेडिमेंटेशन टैंक जो है वो नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस। एरिएशन पीरियड इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है।
या फिर एक्टिवेटेड एरिएशन प्रोसेस जिसमें कि दो पैरेलल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन डिचेस एंड एक्सटेंडेड एरिएशन लेगून्स। ऑक्सीडेशन डिचेस जो होती है ना एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के जैसी होती है, और इसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, बस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और स्लज डाइजेशन टैंक जैसी चीजें इसमें से एलिमिनेट कर देती हैं, ठीक है। और इसी को बोलेंगे हम एक्सटेंडेड एरिएशन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना ये थोड़ी लॉन्गर इसका एरिएशन टाइम होगा, और इसमें डिटेंशन पीरियड 24 आवर्स का होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन डिच जो होगी वो रिमूव करेगी सस्पेंडेड सॉलिड्स 95%, और ये सूटेबल होगी स्मॉल कम्युनिटीज या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ना हम रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरोबिक अटैच्ड कल्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल मीडिया है जो कि माउंटेड है ऑन थिन फ्लैट सर्कुलर प्लास्टिक शीट्स, ठीक है। अब ये उसके ऊपर यहाँ पे नीचे एक शाफ्ट सी लगा दी और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन सा है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा रोटेट करता रहता है, ठीक है। इसको एक दूसरे के पैरेलल या सीरीज में हम लगा सकते हैं इस तरीके से, और इसकी जो लेंथ होगी वो 8 मीटर तक की हो सकती है, ठीक है। इस पूरे ये पोर्शन है इसकी 8 मीटर तक लेंथ हो सकती है। अब ये जो पोर्शन है ना ये क्या होगा कि यहाँ पे नीचे जो है इतने पोर्शन के नीचे यहाँ पे 40% जो है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स आर केप्ट इमर्स्ड इन वेस्ट वाटर बाय अबाउट 40% ऑफ इट्स डाइट। मतलब नीचे वाला पोर्शन जो है इसके नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे वेस्ट वाटर है और उसमें 40% डाया जो नीचे का आ रहा है, मतलब ये जो पोर्शन है ये पूरा 60% है डाया का जो कि एयर में है, और नीचे वाला पोर्शन वो सबमर्ज्ड है, मतलब कि उस पोर्शन में मतलब वो पूरा उसके वाटर के अंदर है, वेस्ट वाटर के अंदर है, ठीक है। ये पूरी तरह से सबमर्ज नहीं है, बट ये पूरा नीचे वाला पोर्शन जो होगा कुछ वक्त के लिए वेस्ट वाटर के अंदर होगा। अब ये रोटेट करेगा, जैसे ही ये रोटेट करेगा फिर ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे करते करते अप्रोक्सीमेटली 95% जो सरफेस एरिया होगा ना वो ऑल्टरनेटिवली जो होगा इसके अंदर जाएगा, वेस्ट वाटर के अंदर, कभी वो बाहर आएगा। उसकी वजह से पूरी प्रोसेस जो हमने अब तक डिस्कस करी थी, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर में डिस्कस करी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, फिर उसे एयर मिलेगी, फिर उसके बाद उसे फूड मिलेगा जब वो वेस्ट वाटर में जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसमें भी यही होगा। बस इतना है कि इसमें हम वेस्ट वाटर जो है उसमें ऊपर से स्प्रेड कर रहे थे, यहाँ पे जो हमारा मीडिया है रोटेटिंग मीडिया उसको हम वेस्ट वाटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस होगा। जो हमने ट्रिकलिंग फिल्टर जब डिस्कस करा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए जो प्लांट है वो डिस्कस करा, हर चीज में हमें पता था कि लास्ट में सेकेंडरी क्लैरिफायर एसएसटी, सेकेंडरी सेटलिंग क्लैरिफायर या ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो याद रखने वाली है, जो प्लांट होगा उसमें दो तरीके की सेटलमेंट होगी। सबसे पहले तो ऊपर का जो पोर्शन होगा ना उसमें जो सेटलमेंट होगी वो ऊपर के पोर्शन में होगी हिंडर्ड या फिर जोन सेटलिंग, मतलब पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे में हिंड्रेंस कॉज करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को हिंड्रेंस कॉज करके और उनकी सेटलिंग करवा देंगे। और नीचे वाला जो पोर्शन होगा ना वहां पे होगी कंप्रेशन सेटलिंग, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है। वहां पे कंप्रेशन सेटलिंग होगी टाइप 4 सेटलिंग, और ऊपर वाले पोर्शन में होगी टाइप 3 सेटलिंग, ठीक है। इसके सिवाय कुछ मिसलिनियस चीजें हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड या फिर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, ठीक है, जिसमें होगी एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर, इस तरीके से ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एरोबिक जनरली डिस्कस करते हैं, लेकिन जो ये स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है ना ये एरोबिक भी हो सकता है, फैकल्टेटिव भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। मैकेनिज्म जो होगी प्यूरिफिकेशन की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एरोबिक भी कर सकते हैं, जैसे एरोबिक अगर होगा ना, एरोबिक पॉन्ड होगा उसमें स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर जो होगी वो कैसे करी जाएगी। एरोबिक यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज होगा, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया होगा और हमारे पास होगा एल्गी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा होगा, इसलिए एल्गी जो होगा उसकी भी ग्रोथ होगी। एल्गी जो हमारे पास होता है जो कि एक मतलब बहुत छोटे छोटे मतलब प्लांट्स जैसे वो दिखने वाले होते हैं, और वो मतलब ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, वो एल्गी होगा। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे कि बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ होगा, ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे और उसी की हेल्प से प्यूरिफिकेशन होगी।
अब ये हेल्प कैसे करेंगे, एल्गे जो होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, जिसे हम एल्गल सिम्बोसिस बोल सकते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करेगा जिसमें क्या होगा, प्रेजेंट सनलाइट की प्रेजेंस में करेगा और ऑक्सीजन जो होगा वो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन होगा वो यही जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूज करेंगे ऑक्सीजन को, और इसको वेस्ट जो वेस्ट होगा, वेस्ट वाटर होगा, उसको ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है, उसे ऑक्सीडाइज कर देंगे और उसके बाद रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया और फॉस्फेट्स, जो कि एल्गे जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेगा। मतलब ये पूरी एक साइकिल की तरह बन के रहेगी और उसकी हेल्प से प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगी। एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो और है, बैक्टीरिया और एल्गी एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ये एक दूसरे को फूड एक तरह से प्रोवाइड कर रहे होंगे और साथ साथ में प्यूरिफिकेशन भी होती जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड का कॉन्सेप्ट अगर एरोबिक पॉन्ड होगा। अगर एनारोबिक पॉन्ड होगा तो स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय यूजुअल एनारोबिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, जिसमें कि वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और गैशियस प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो सब चीज़ों से मिलेगी, फाउल स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल आएगी, ठीक है। और अगर फैकल्टेटिव पॉन्ड होगा, अपर लेयर जो होगा ना उसमें एरोबिक कंडीशंस होंगी और जो लोअर लेयर होगा या बॉटम लेयर होगा उसमें हो जाएंगी एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। अपर एरोबिक लेयर ऑफ द पॉन्ड वो जो होगा ना वो मतलब क्या करेगा कि फाउल स्मेल्स या ऑर्डर वगैरह जो होगा उसको एक तरह से रोक के रखेगा, उसकी वजह से एरोबिक कंडीशंस होंगी ऊपर, तो उसकी हेल्प से फाउल स्मेल्स वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होगा ना इसका लॉन्ग डिटेंशन पीरियड होगा, 10 to 20 डेज तक का हो सकता है। बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी जो होगी ऑक्सीडेशन पॉन्ड की वो होगी 80 to 90%, ठीक है। मैक्सिमम बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी 90 तक जा सकती है इसमें। ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होगा आर पॉन्ड्स डिजाइंड एंड बिल्ड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू रिड्यूस ऑर्गेनिक कंटेंट एंड रिमूव पैथोजेंस फ्रॉम द वेस्ट वाटर, और ये मैन मेड डिप्रेशंस होती हैं कन्फाइंड बाय अर्दन स्ट्रक्चर्स से इसको कन्फाइंड करा जाता है पूरी तरह से। इसके सिवाय है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक एक अंडरग्राउंड चैम्बर होगा जो कि कंक्रीट, फाइबर ग्लास और प्लास्टिक्स वगैरह इन सब का बना हो सकता है, थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट फ्लोज फॉर बेसिक ट्रीटमेंट। ये जनरली घरों में लोग अपने घरों में बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो सेप्टिक टैंक है जनरली जो हम स्टडी करते हैं उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक टैंक है, ठीक है, ये सपोज एक टैंक है, यहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है और यहाँ से ये आगे पास ऑन होगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक टैंक है, यहाँ पे ये वाटर का जो मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कंडेंस्ड टाइप के फॉर्म में स्लज जो होगा वो यहाँ पे सेटल करेगा और ये ऊपर वाटर होगा इस तरीके से, और जो वाटर होगा वो यहाँ से पास होता जाएगा और जाएगा सोक पिट पे। सोक पिट में क्या होगा, यहाँ पे स्टोन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ग्रेवल होगा, ग्रेवल बिछा हुआ होगा, ठीक है, और स्टोन्स या ग्रेवल जिसे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये बिछे होंगे और बीच में सॉइल वगैरह भी होगी, जिसकी वजह से ये जो वाटर है थोड़ा मतलब अगर इसमें कुछ वेस्ट वगैरह होगा तो वो यहीं पे वॉइड्स वगैरह में रह जाएगा और बाकी जो वाटर होगा वो यहाँ से ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। अब ये जो सोक पिट है ना, ये पोर्शन है, इसे बोलते हैं सोक पिट। सोक पिट जो होगा आपने जनरली ये नहीं सुना होगा, ये हमारे जो घरों में होता है या बनाए जाते हैं कुछ थोड़े से एरिया के लिए, कुछ पोर्शन के लिए अगर बाथरूम्स वगैरह बनाए जाए तो उनके लिए अगर बनाए जाते तो सोक पिट नहीं बनाया जाता, क्योंकि इससे फ्लाइज, न्यूसेंस वगैरह ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है, एक वेंट पाइप होती है इस तरीके से, ठीक है, ये होती है वेंट पाइप। इसमें से जितने भी यहाँ पे पहले तो एनारोबिक कंडीशंस होंगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गैसेस वगैरह रिलीज होंगी जो कि इस वेंट पाइप से निकल के चली जाएंगी, ठीक है।